तो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2019 का ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन पेपर हम बहुत अच्छे से करवाएंगे। सारे क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको 100% हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का के पार्ट। फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। आपको y इज इक्वल टू दिस दे रखा है, ठीक है जी, और आपको d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है। अब d2y बटे dx स्क्वायर क्या होता है, dy बटे dx क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर हमारे पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिएगा। देखो होता क्या है, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करते हैं ना, तो जैसे y का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है जी, तो इसके आगे d बटे dx लगा दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, dy बटे dx। जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसके आगे d बटे dx, x मतलब जिसके सापेक्ष करना है वो लगा दिया जाता है। तो ये मिलाकर के dy बटे dx कहलाता है, ठीक है। और ये इधर का हम f डैश x इसको नोट करते हैं। फिर इसका करना है अगर, तो ये dy बटे dx और लगा दो एक बार। हाँ, एक बार फिर डिफरेंशिएशन अगर करना है तो ये फिर इसको मर्ज करते हैं आपस में, तो ये हो जाता है d2y बटे dx स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ f डबल डैश x हो जाता है फिर, ठीक है। d बटे dx मतलब एक बार इसका dy बटे dx का फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसको मर्ज करने पे d2y बटे dx स्क्वायर कहलाता है। दैट मीन्स कि हमें d2y बटे dx स्क्वायर निकालना, इसका मतलब ये है कि इस y का हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो y बराबर ये आपको दे रखा है, आप क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष, तो y का डिफरेंस x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dy बटे dx हो जाएगा। dy बटे dx इज इक्वल टू, अब इसका करो जी राइट हैंड साइड का, x क्यूब का क्या होता है, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो 3x स्क्वायर हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन डिटेल लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो x क्यू का 3x स्क्वायर हो गया प्लस 5 तो कांस्टेंट है अपनी जगह, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है, मतलब 2x हो जाएगा। 2x इंटू 5 ऑलरेडी यहाँ पे, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, वो आगे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जब पावर कुछ नहीं होती ना तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 कांस्टेंट है, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। और कांस्टेंट 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो प्लस 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये आगे इतना। हाँ, अब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करो इसका, ठीक है। तो dy बटे dx का फिर से डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता है, d2y बटे dx स्क्वायर मिलता है, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अब देखो 3 कांस्टेंट 2 आगे आ जाएगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा, और 3 ऑलरेडी आगे है तो 2 गुणा 3 6x हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, जब पावर कुछ नहीं होती तो x का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 इंटू 10 ऑलरेडी यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा, 1 इंटू 10 10, और 7 कांस्टेंट है उसका डिफरेंस, तो आपका आंसर जो आया है वो 6x प्लस 10 आया है, ठीक है जी। इस प्रकार से इसको समझेंगे। अब आपके सामने इसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं, अगर आपने मेथड को समझा है तो, ठीक है। और फिर भी नहीं समझा है तो डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट, उसके जाके देख लीजिएगा अच्छे से क्रम से एक एक लेक्चर को, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का एल पार्ट 12वां पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर एनी 10 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, 12 क्वेश्चन दिए गए थे क्वेश्चन में, उसमें से आपको 10 करने थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, ठीक है जी। ये 12वां पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा।
एल पार्ट में क्या दे रखा, इफ वेक्टर 2i प्लस जे प्लस के, देखो आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, उनके ऊपर कैप लगानी चाहिए, ठीक है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आई जे के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, तो ये एक वेक्टर है एंड एक वेक्टर ये है आई माइनस 4j प्लस लेमडा के आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन फाइंड लेमडा। ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देखो इन दो वेक्टर को हम ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, केवल ऐसे ही सुविधा के लिए, केवल कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 2i प्लस जे प्लस के, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई, इसको मान लो बी वेक्टर आई माइनस 4j प्लस लेमडा के, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। अगर ए वेक्टर ये है आपका, तो बी वेक्टर इसकी ठीक लंबवत है, मतलब बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है, लंबवत, परपेंडिकुलर उसको कहते हैं, ठीक है। अब जब एक दूसरे के ये लंबवत हैं, तो आपको एक याद होगा अगर आपने वेक्टर पढ़े हैं तो, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ध्यान देंगे, हाँ ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रॉस बी का होता है, वो साइन में होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह हमने अगर 90 लिख दिया, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती और कॉस 90 की वैल्यू भी 0 होती। तो कॉस 90 की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी जगह पे पूरे 0 आ जाएगा, और ये सारे मल्टीप्लाई में तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके, अब यहां पे देखो, तो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा 0 होता है। जब ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे हम, ठीक है, ये तो रफ हमने किया है, चूंकि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ठीक है, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, अब एम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट, ए वेक्टर क्या है, ये है, ए वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, 2i प्लस जे प्लस के ब्रैकेट के अंदर, फिर डॉट लगाओ, डॉट, हाँ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में ही होता है ये, इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह क्या, आई माइनस 4j प्लस लेमडा के इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये देखो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी ए वेक्टर बी वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अब एक तो सिंपल तरीका ये है कि पहले 2i का i के साथ करो, फिर 2i का माइनस 4j के साथ करो, फिर 2i का लेमडा k के साथ करो, हाँ ऐसा ही सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ऐसे ही इसको भी करना पड़ता है। फिर j का i के साथ, फिर j का माइनस 4j के साथ, फिर j का प्लस लेमडा के साथ, लेमडा k के साथ, ठीक है, फिर प्लस k का i के साथ, फिर k का माइनस 4j के साथ, फिर k का लेमडा k, ऐसा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, तो उसे और देखो क्या होता है कि अगर i का i के साथ करते हैं आप, तो देखो i डॉट i इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि i डॉट i cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी, i डॉट i 1 होता है, और j डॉट j भी 1 होता है, और k डॉट k भी 1 होता है, सारे का मान 1 होता है। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं, i डॉट j है, या फिर j डॉट k है, या फिर k डॉट i है, तो इनका मान हमेशा 0 होता है, ठीक है, ये एक ध्यान रखना, याद रखना। अब ये क्यों होता है, ये इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाना चाहेंगे, फिलहाल आप वो डिटेल लेक्चर के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि अगर सेम सेम है i जे जे के तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और जब अलग अलग हैं तो उनका 0 होता है, ठीक है। तो अब i का i के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 2i डॉट i
तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा ना, 2i डॉट आई, तो क्या हो जाएगा i डॉट आई, तो 2 बचेगा क्यों, समझ रहे बात आप, हाँ समझ रहे। अब i का j के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, i का k के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ओके। इसलिए j का i के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, j का -4 j के साथ करेंगे तो +j और -4j, j डॉट j 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 इंटू -4, माइनस का 4 बचेगा, k डॉट और सारे 0 हो जाएंगे, और फिर k का सीधे k के साथ करते हैं, तो k का लेमडा k के साथ, तो k डॉट k 1 हो जाएगा, प्लस लेमडा बचेगा और इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का करो, j के करो, मतलब i के गुणांकों की मल्टीप्लाई कर दो, j के गुणांकों की मल्टीप्लाई कर दो, k के गुणांकों की मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान लिख दो। देखो i के गुणांक क्या है, 2 और 1, 2 इंटू 1 2, ओके। फिर j का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ पे -4 है, तो 1 इंटू -4 -4, ठीक है। k का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ लेमडा है, तो 1 इंटू लेमडा लेमडा, ठीक है। तो i के गुणांकों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, j के गुणांक यहाँ पे ऐसे करके लिख दो, बस हो गया। अच्छा चलो हो गया ना, ओके। एम्प्लाई, अब देखो दो में से 4 गए, माइनस का 2 बचता है, प्लस का लेमडा इज इक्वल टू 0, और एम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू -2 को उधर ले जाओ, प्लस का 2 हो जाएगा और लेमडा बराबर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, 5 पार्ट 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स के थे, इसमें 2 मार्क्स के हैं, और 5 क्वेश्चन करने हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो इसका ए पार्ट है, विच टर्म ऑफ द सीरीज 4,2,1, डैश 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 इज 1/128, कि मतलब ये जो सीरीज आपको दे रखी है इसका कौन सा टर्म, कौन सा पद 1/128 है, कौन सा पद। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि सीरीज कौन सी, एपी जीपी एचपी क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये पता करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 4,2,1, डैश 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 डैश। अब क्या है जी, एपी है या जीपी है या क्या है। अब देखो एपी कैसे चेक करते हैं, एपी जीपी में से ही ज्यादा संभावना रहती है। एपी कैसे चेक करते हैं, एपी जब हम चेक करते हैं तो सेकंड पद में से पहला पद घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, और तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं, दोनों बराबर आ गए। मतलब एपी के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू होना चाहिए थर्ड माइनस सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं और थर्ड में से सेकंड घटाते हैं, वो बराबर आना चाहिए। अब देखो सेकंड यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस फर्स्ट क्या है, 4 है, देखो 4 है, इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड क्या है 1, माइनस सेकंड क्या है 2 है। अब देखो ये बराबर आ रहा है क्या, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2 बचता है, और 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचता है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। अब चलते हैं जी, जीपी है कि नहीं है। जीपी में भी सेम ऐसा ही करते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि माइनस की जगह डिवीजन होता है, माइनस की जगह भाग होता है, ठीक है जी। मतलब सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर होना चाहिए, देखो सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर होना चाहिए थर्ड पद बटे सेकंड पद, ठीक है, ये बराबर हो तब जीपी है, ठीक। अब देखो सेकंड पद क्या है, 2 है, देखो ये यही है ना, 2 बटे फर्स्ट पद है 4, बराबर होना चाहिए थर्ड पद 1 है और सेकंड पद 2 है, तो ये बराबर है कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, हाँ 1/2 बराबर 1/2, हाँ ये बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जीपी है। क्या है ये, जीपी। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जीपी है या एपी है, ठीक है जी। अब पता चल गया ये जीपी है, तो अब जीपी में कौन सा पद 1/128 है, इस जीपी का कौन सा पद 1/128 है। अब जो ये हमने निकाला है सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, इसको बोलते हैं, ये जो आया है 1/2 आया है, इसको बोलते हैं सार्वनुपात या कॉमन रेशियो जीपी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, वो है आपका 4, और
आर मतलब होता है कॉमन रेशियो, जीपी का कॉमन रेशियो, जो सेकंड पद बटे फर्स्ट पद होता है वो आपका 1/2 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। और हमें जो है कौन सा पद, मान लीजिए एनवा पद, माना एनवा पद 1/128 है, तो कौन सा पद मतलब एनवा पद, एन हमें निकालना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एनवा पद मान लीजिए टीएन आपका 1/128 दे रखा है, 128 दे रखा है। टीएन मतलब एनवा टर्म, टी मतलब टर्म, एन मतलब एनवा टर्म ये दे रखा है, और एन क्या है, कौन सा पद है वो हमें निकालना है। ठीक है जी, कौन सा पद 1/128 है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है जी, nth टर्म ऑफ जीपी इज Tn इज इक्वल टू होता है AR⁻n-1। जैसे कि एपी के लिए होता है, मैं साथ साथ बताते चलूं आपको एपी जीपी का कंपैरिजन, क्योंकि हो सकता है कि इसकी जगह पे आपको एपी आ जाए है। तो एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है A+n-1 इंटू डी। ओके, और जीपी का होता है AR⁻n-1। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। टीएन आपके पास 1/128 है, इज इक्वल टू ए आपके पास 4 है, इंटू आर आपके पास 1/2 है, और आपकी पावर हो जाएगी n-1, n हमें निकालना है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 जो है ना, इसको 128 के अपॉन में लेके आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 128 बराबर 1/2 की पावर n-1। ठीक है, अब हम यहां पे ये जो है ना, ये इसको कोशिश करें अगर ऐसा कुछ बना के कि 1/2 की पावर कुछ बन जाए, जैसे कि 1/2, तो कंपैरिजन करने में सुविधा होगी। तो इसको तोड़ करके 1/2 की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसा रहेगा। जैसे कि 2 को तो 4 को तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर, एक मिनट यहां लिखते हैं चलो, हाँ 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दूना 4। हाँ, 128 को क्या लिख सकते हैं आप बताओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पे लिखते हैं हम चलो, हाँ कहने का मतलब ये हुआ कि इधर ये 1/2 को तो हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं 1/2 की पावर n-1, हाँ इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1/, ये तो हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर, देखो ये हो गया 2 की पावर 2, ये तो हो गया भैया आपका 2 की पावर 2, और ये हो गया आपका 2 की पावर 7। ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 7 गुणा में घाते जुड़ जाते हैं अगर बेस सेम है ना, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा ये ऐसे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चलो 1/2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 9 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/1 की पावर 9 1 ही होता है, तो 1/2 की पावर 9 को आप 1/2 की होल पावर 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कंपैरिजन करो बोथ साइड कि बेस सेम है, इक्वल टू ए, दिस इज ये पूरा का पूरा इसके इक्वल है, और 1/2 1/2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है वो बराबर होनी चाहिए, n-1 बराबर किसके होना चाहिए 9 के होना चाहिए, n-1 बराबर 9 होना चाहिए, और n बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर, -1 को उधर प्लस को 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, तो n बराबर 10, मतलब इस सीरीज का 10वां पद 1/128 है, आंसर आपका 10 होगा। ठीक है जी, आंसर आपका 10 होगा। ठीक, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ के एथ टर्म of AP is 5k plus 1 then find sum of n terms। मतलब AP का केवां पद 5k plus 1 दे रखा है, तो उस AP के n पदों का सम निकालो। अब देखो स्टूडेंट,
कि एपी के एन पदों का सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं है पता तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र होता है एपी के एन पदों के योगफल का सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 छोटे ब्रैकेट के अंदर इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म होता है, n पदों की संख्या होती है, डी सार्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब ये तो हम लगा लेंगे, n टर्म का सम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म a चाहिए होगा, n तो n टर्म है तो n ही रहेगा, d चाहिए होगा, d मतलब सार्वांतर। a और d कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें a और d निकालना पड़ेगा, तब जाके हम Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a और d चाहिए, और a और d हमें मिलेगा जो हमें kth टर्म दे रखा है उससे मिलेगा, ठीक है जी। कैसे मिलेगा, अब देखिए, गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट tk इज इक्वल टू 5k प्लस 1। tk मतलब kth टर्म, केवां पद क्या है, 5k प्लस 1 है। जब tk ये है, देयरफॉर t1 क्या होगा, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो k की जगह पे 1 रख दो। जब k की जगह k है तो t लेफ्ट साइड में हमने k की जगह पे 1 रखा, तो राइट साइड में भी k की जगह 1 रख दो। तो 5 इंटू k की जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कम 5 6 हो गया जी। t2 बराबर क्या होगा जी, इसी में k की जगह 2 रखा तो यहाँ पे 5 की जगह 5 इंटू k की जगह पे 2 रख दो प्लस 1, ये सेम, ठीक है। 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है जी। फिर t3 एक पद और निकालो, तो फिर k की जगह 3 रख दो, 5 इंटू 3 प्लस 1, तो 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, देयरफॉर अब आपको एक सीरीज मिली, फर्स्ट टर्म 6 है, दूसरा पद t2 मतलब सेकंड टर्म 11 है, तीसरा पद 16 है और डैश डैश डैश। अब देखो 6 और 5 11 और 5 16 डैश डैश डैश, तो ये आपको एपी मिल गई, ठीक है जी। क्या मिल गई है, एपी मिल गई, ये सीरीज मिल गई आपको, ठीक है, जिसमें a बराबर क्या है, 6 है। a बराबर फर्स्ट टर्म a होता है ना 6, और d बराबर क्या है, d वो जो होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है, तो 11 माइनस 6 बराबर 5, तो d 5 मिल गया। जब a और d मिल गया तो अब आप जो है n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n पदों का। हाँ, अगर 10 पदों का सम पूछता तो n की जगह 10 लिखते ही, लेकिन यहाँ पे n पदों का ही पूछा तो n की जगह n ही रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह पे क्या है जी, 6 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि n तो n ही है, और d की जगह पे क्या है जी, 5 है, तो 5 रख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दो, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। n/2 बड़ा ब्रैकेट 6 गुणा 2 6 दूना 12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो n माइनस 1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो 5n होगा, और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 5n पहले लिख दीजिए भैया, और 12 में से 5 गए 7 प्लस का बचता है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया बस n इंटू दिस 5n प्लस 7 और अपॉन 2 आपका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल है। तो इस प्रकार से इसको आप ऐसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, तो हम कमेंट में उसका जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 1/3 माइनस 4 आयोटा चेंज इंटू a प्लस आयोटा b। इसको जो है a प्लस आयोटा b के रूप में बदलना है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली हम जेड से डिनोट करते हैं और वो होता है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का, ठीक है जी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का। इसके डिटेल लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से हमने बना रखे हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में पढ़ना है तो वहां जाके आप देख लीजिए और सीरियल से पढ़िएगा। यहां पे आयोटा अपॉन में है 1 अपॉन दिस। जब आयोटा अपॉन में होता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रूप, व्यापक रूप, जनरल फॉर्म नहीं मानते। जनरल फॉर्म होती है ये ए प्लस आयोटा बी। तो हमें जनरल रूप में इसको चेंज करना है, किसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है जी। 1 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, इसको हमने ए प्लस आयोटा बी के रूप में चेंज करना है। मतलब आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, आयोटा ऊपर रहना चाहिए, वो जनरल रूप होता है, बस सिंपल सी बात ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपॉन से, बटे से आयोटा हटाना है। और जब भी बटे से आयोटा हटाना होता है तो जो अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब भी नीचे से आयोटा हटाना होता है तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे दे रखा उसके संयुग्मी से, उसके कॉन्जुगेट से, अंग्रेजी में कॉन्जुगेट कहते हैं, हिंदी में संयुग्मी कहते हैं। अब संयुग्मी क्या होता है जी, कॉन्जुगेट क्या होता है जी। अब a प्लस आयोटा बी का संयुग्मी जो होता है ना वो होता है a माइनस आयोटा बी। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी या कॉन्जुगेट पूछा जाए तो आयोटा के आगे का चिन्ह बदल देना बस। तो आयोटा के आगे चिन्ह प्लस था तो यहाँ आयोटा के चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसका संयुग्मी a माइनस आयोटा बी हो गया। अब 3 माइनस 4 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा, आयोटा के सामने चिन्ह क्या है, माइनस है। तो 3 माइनस 4 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। तो 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए ऊपर भी करना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 प्लस 4 आयोटा का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलो, तो ये तो हो गया आपका 1 इंटू दिस 3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर तो ये हो गया, अपॉन इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू, यहाँ चलो यहाँ ही लिखते हैं, चलो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 चौको 16, ठीक। ध्यान देंगे, हाँ इस चीज का ध्यान देंगे जरा। मैं जरा 4 आयोटा का स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 आयोटा का स्क्वायर जो है इसको हम 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 4 का स्क्वायर 16 होता है इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ये पता होना चाहिए भैया आपको। आयोटा बराबर होता है √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1। ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता तो डिटेल लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने बना रखे हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 16 गुणा -1 बराबर माइनस का 16। तो कहने का मतलब 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -16 आई, इसकी वैल्यू क्या आई -16, और माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो प्लस का 16 हो जाएगा भैया, ठीक है जी। इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 16 और 9 25 होता है। अब इसको दिस अपॉन दिस अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना, तो 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, आयोटा अब ऊपर आ गया। देखो ये है आपका व्यापक रूप, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, आयोटा ऊपर चला गया ना, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, अपॉन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा इसको ऐसे चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, चाहे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, ठीक है। इस प्रकार से इसको करेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट भी हो गया है और लगभग आधा घंटे का लेक्चर हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसको यहीं पे बाइंड अप किया जाए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये थर्ड पार्ट है, हाँ
तो नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हम इससे आगे इस क्वेश्चन पेपर को कराएंगे। आप एक एक पार्ट को बहुत ध्यान से, बहुत मज़े से देखिए, समझिए, तो 100% आप का जो आने वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें से 100 में से आपको मुझे लगता है कि 60-80% क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन पेपर से ही मिलते जुलते आएंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से कर लिया तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।